हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों लोग आज बात करेंगे 1992 का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर निगम में प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ। यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्न 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना का उपलब्ध कराता है। पहला, नगर पंचायत परिवर्तित क्षेत्र के लिए, जैसे कि वह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। दूसरा, नगर पालिका परिषद छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए। तीसरा, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका निगम। संरचना, नगरपालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगरपालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। यह नगरपालिका के निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। पहला, वह व्यक्ति जिसे नगरपालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, लेकिन उसे नगरपालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जिनमें नगरपालिका का पूर्ण या असंत क्षेत्र आता हो। तीसरा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। चौथा, समिति के अध्यक्ष वार्ड समितियों के अतिरिक्त। वार्ड समिति 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलकर यह वार्ड समिति होगी। वार्ड समिति की संरचना, क्षेत्र और वार्ड सीमित पदों को भरने के संबंध में राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है। यह वार्ड समिति के साथ साथ समिति की बनावट के लिए भी उपबंध बना सकता है। पदों का आरक्षण, यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका के क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा यह महिलाओं की कुल सीटों के 1/3 सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु नगरपालिका के अध्यक्ष पद के आरक्षण हेतु विधि निर्धारित कर सकता है। या किसी भी नगरपालिका या अध्यक्ष पद पर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के समर्थन में कोई भी प्रबंध बना सकता है। नगरपालिकाओं का कार्यकाल, यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है। यद्यपि इसे इसकी अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद कई प्रकार के नगरपालिका का गठन किया जाएगा। पहला, इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व व विघटित होने की दशा में इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने तक की अवधि तक, किंतु जहां इस अवधि 6 महीने से कम हो, इस अवधि के लिए कई नगरपालिका में किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी किसी नगरपालिका के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व गठित नगरपालिका इस शेष अवधि के लिए बना रहेगा, जिस अवधि के लिए भंग की गई नगरपालिका भंग नहीं किए जाने पर बना रहता है। दूसरे शब्दों में, समय पूर्व भंग के पश्चात पुनः गठित नगरपालिका 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक नहीं बना रहेगा, बल्कि केवल बची हुई अवधि के लिए ही कार्य करेगा। निर्हताएँ, चुने जाने या नगरपालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थिति में निर्हाय घोषित किए जा सकते हैं। पहला, संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत। दूसरा, राज्य विधान द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निर्हा घोषित नहीं किया सकेगा। यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा तो जिसके बाद निर्हारता संबंधित सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्ति अधिकारियों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रियाओं को देखरेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगरपालिका के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा। नगरपालिकाओं में चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है। शक्तियाँ और कार्य, राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है जिसमें कि वे स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हों। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर नगरपालिकाओं के अंतर्गत शक्तियाँ और जिम्मेदारी आती हैं। पहला, बात करें तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना व आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना और जो उन्हें सौंप गए हैं, जिसकी 12वीं अनुसूची के 18 मामले भी सम्मिलित हैं। वित्त
राज्य विधायिका। पहला, नगर पालिका को वसूली, उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी, यात्रा कर शुल्क लेने का अधिकार। यह नगर पालिकाओं और राज्य सरकार द्वारा करों, चुंगी, पथकर और शुल्क एकत्र करने का काम सौंप सकती है। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान है। नगर पालिकाओं में जमा होने वाली सभी राशि संग्रहण की विधियाँ तैयार कर सकती हैं। वित्त आयोग। वित्त आयोग भी प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्न सिफारिशें करेगा। पहला, सिद्धांत जो नियंत्रित होंगे। राज्य और नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग एवं संग्रहित शुल्कों में का बंटवारा। व करों, चुंगी, पत्थर या शुल्कों का निर्धारण जो कि नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। सा, राज्य की संचित निधि में नगर पालिकाओं को दिए जाने वाली सहायता का अनुदान। दूसरा, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय। तीसरा, राज्यपाल द्वारा आयोग को किए जाने वाला कोई भी मामला जो कि पंचायतों के मजबूत वित्त के पक्ष में हो। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और कार्रवाई रिपोर्ट को विधानमंडल में समझ प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगर पालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। लेखाओं का लेखा परीक्षण। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के लेखाओं के अनुरक्षण और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में उपबंध बना सकता है। केंद्रीय शासित राज्यों पर लागू। भारत का राष्ट्रपति इस अधिनियम के उपबंधों को किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में लागू करने के लिए संबंध में निर्देश दे सकता है, सिवाय कुछ छूटों और परिवर्तनों के जिन्हें वे विशिष्टता बताएं। छूट प्राप्त क्षेत्र। यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद की शक्तियों और कार्रवाई को प्रभावित नहीं करता है।